नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे गेहूं के ऊपर ग्राउंड रिपोर्ट कि आखिर क्यों गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। गेहूं से जुड़े हुए तमाम आंकड़े आप कुछ ही देर में जान पाएंगे और इसके बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में क्या और तेजी आएगी। हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए दो बड़े एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर बम्पर कॉल पे, जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट इंट्राडे में मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है कॉपर, जहां पे 383 के स्तर पर बाइंग की कॉल है। 392 का टारगेट होगा और 378 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की, जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, क्रूड, और क्रूड में 3330 के स्तर पर आप बाई करिए। 3380 का टारगेट होगा। 3300 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की, जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हैं, निकिल 775 के स्तर पर आप बाई करिए। 795 का टारगेट होगा। 765 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान ज़रूर रखिए। आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं गेहूं की। और गेहूं की कीमतों में ज़ोरदार तेज़ी आई है। आपको बता दें कि एक महीने में गेहूं का भाव करीब 15% तक बढ़ चुके हैं। ज़ोरदार तेज़ी आई है और दिल्ली में गेहूं का भाव 2300 रुपये प्रति क्विंटल के करीब पहुंच चुका है। 2300 के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है। और अगर हम यहां पर देखें तो अप्रैल तक भाव 25% तक बढ़ सकता है, ये जानकारों का मानना है, क्योंकि सप्लाई कम है। और 2015-16 में जो उत्पादन है उसके मुकाबले 2016-17 में उत्पादन करीब 27 लाख टन घटने का अनुमान है। और गेहूं का सरकारी स्टॉक करीब 9 साल में सबसे कम है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ उत्तम चंद जेठवानी हैं, बूंदी राजस्थान से गेहूं ट्रेडर हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमें बताएंगे। और साथ ही हमारे साथ एडलवाइज की प्रेरणा देसाई हैं, मुंबई से। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल उत्तम चंद जी आपसे ये होगा कि जिस तरह से गेहूं के दाम यहाँ पर बढ़े हैं, मंडियों में ग्राउंड सिचुएशन क्या है गेहूं को लेकर? सप्लाई किस तरह से है और क्या सप्लाई के मुकाबले मंडियों में गेहूं की डिमांड ज्यादा है? सप्लाई के मुकाबले गेहूं की डिमांड ज्यादा है। जी हाँ जी, बताएं। सप्लाई के मुकाबले गेहूं की डिमांड ज्यादा की वजह से थोड़ा इस टाइम बीज वालों की डिमांड की वजह से भी थोड़ा सा बाजार ऊपर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन उत्तम चंद जी खबर ये भी आ रही है कि उत्पादन जो है इस साल 16-17 में 27 लाख टन घटने की आशंका है। गेहूं का सरकारी स्टॉक 9 साल में सबसे कम है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि आगे भी सप्लाई क्रंच बनी रहेगी और आगे भी दाम बढ़ेंगे? आगे जैसे 75 रुपए तो सरकारी रेट बढ़ चुकी है। हेलो जी 75 रुपए तो जैसे सरकारी 1625 रुपए सरकारी रेट बढ़ चुकी। हो सकता है सरकार को न्यू सीजन में गेहूं में अगर नहीं मिलता है तो हो सकता है सरकार बोनस भी दे सकती है। और व्यापारी जो ट्रेडर्स और एमएनसीआं हैं वो सब गेहूं की फुल उसमें रहेगी अपने। ठीक है, प्रेरणा जी आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि अगर हम देखें, हमारे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि गेहूं के दाम क्यों बढ़े हैं। अगर हम देखें तो जो टोटल ओपनिंग स्टॉक है वो करीब पिछले साल के मुकाबले करीब 27 लाख टन के आसपास कम है। उत्पादन कम है, टोटल सप्लाई कम है। क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल 155 लाख टन के आसपास था, जो कि इस साल करीब 130 लाख टन के आसपास है। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि सप्लाई क्रंच है। ऐसे में आपका लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है गेहूं को लेकर? देखिए, अभी हम सीजन के एंड में है वीट में, तो इसीलिए वैसे ही सप्लाई जो है वो कम होगी डिमांड के मुकाबले। दूसरा ये हो गया है कि इंपोर्ट्स काफी ज्यादा आने वाले हैं और इंपोर्ट्स अभी लास्ट क्वार्टर में आएंगे, तो इसीलिए प्राइस बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ से हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऑल टाइम हाई पे हैं, जिसकी वजह आपने ऑलरेडी डिस्कस की है। तो वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है मार्केट में। जो थोड़ा बहुत जो क्रंच आ रहा है वो इसमें आ रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से एकरेज कम हो जाएगा या डिले हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी पे असर आएगा। हम एक विशेष रिपोर्ट ही उस पर तैयार कर रहे हैं, मगर जो ग्राउंड फीडबैक हमको मिल रहा है उस पर से समझ में ये आता है कि सोइंग पे या प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं आएगा। और इंपोर्ट्स हालांकि आने वाले हैं, तो ये सब के चलते 8 से 10% का अपसाइड यहाँ से और संभावना लगती है।
मगर ऊपर में जो स्टॉकिस्ट है, क्योंकि बैलेंस शीट शुरू से टाइट रही है, इसीलिए स्टॉकिस्ट भी काफी एक्टिव रहे हैं वीट में, तो वो भी अपना ऑफलोड करने लगेंगे। एकरेज जो है हम बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं और प्रोडक्शन भी जो है हम मान रहे हैं कि 11 से 12% वीट का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। तो इसके चलते मैं ये मानती हूँ कि ज्यादातर रैली जो है वीट की हो चुकी है। हाँ। और अपसाइड 8 से 10% से ज्यादा लगता नहीं है, पर डाउन साइड उसके सामने लगभग ना के बराबर है, क्योंकि जो स्टॉकी सेलिंग होगी वो भी कोई उतनी अग्रेसिव नहीं होगी कि प्राइस पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट आ सके। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाले समय में नहीं दिखेगा। लेकिन प्रेरणा जी, जो लोग गेहूं के ट्रेड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर स्पॉट मार्केट में, उनके लिए आपकी सलाह क्या है? क्या अभी उनके लिए गेहूं खरीदना ठीक रहेगा या फिर थोड़ा रुकना चाहिए? नहीं, गेहूं अब तो इतने ऊंचे भाव में खरीदने का कोई मौका नहीं मिलता है। सवाल यही है कि लोग ट्रेडर्स जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि अब इस भाव पे निकाल दें या आगे चल के और भाव निकले और प्राइस ऊपर जाए, वहां पर इस पर हम ये कह रहे हैं कि अपसाइड अब लिमिटेड है और उसमें प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एकरेज के नंबर आते जाएंगे ये रियलाइज होता जाएगा कि एकरेज बढ़ के आ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ के आएगा और इंपोर्ट्स भी आने लगेंगे। तो उसके चलते ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग का ही अभी तो स्ट्रैटेजी बनती है। ठीक है अरविंद, आपने दोनों एक्सपर्ट को सुना, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपने सुनी कि किस तरह के हालात हैं मंडियों में सप्लाई को लेकर के। ऐसे में फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर आपको क्या आउटलुक दिख रहा है व्हीट का? देखिए, जैसे अभी प्रेरणा जी बता रहे थे कि मार्केट करीबन काफ़ी हद तक बुलिश ट्रेंड में आ चुका है और जैसे हमने नंबर भी देखा कि करीबन 15-16% का तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। लेकिन ये करंट मोमेंटम को देखते हुए मेरे ख्याल से जिसने ऑलरेडी बाइंग करके रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन के लिए पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं फ्यूचर्स मार्केट में। लेकिन करंट भाव पे स्ट्रांगली बाई करना रिकमेंड नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी 2085-2090 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, हमको लगता है ये मोमेंटम जो है थोड़ा सा कंटिन्यूड रहना चाहिए और 2140-2150 तक का भी भाव जाने का उम्मीद कर सकते हैं। तो जिसने ऑलरेडी बाई करके रखा है, तो मुझे लगता है कि 2140 या 2150 के आसपास बुक प्रॉफिट करना बेटर स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो करंट लेवल में बाई करने का सजेशन नहीं देंगे। जैसे हमने बताया ऑलरेडी किसी का पोजीशन है तो 2140 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना बेटर स्ट्रैटेजी हो सकता है। ठीक है, तो गेहूं पर आपने एक रिपोर्ट देखी, लेकिन जो बात यहाँ पर प्रेरणा कह रही थी कि जो बुआई को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत आई, उसका इम्पैक्ट था, लेकिन आगे हालात बदल सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो बुआई को लेकर या फिर जो नोटबंदी के बाद जो बुआई के हालात हैं, इसको लेकर एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। और खबर यह है कि किसानों की समस्या पर सरकार हरकत में आई है। सरकार ने ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई है, ताकि सरकार को ये फीडबैक मिल सके कि बुआई के दौरान किसानों को किस तरह की दिक्कत आ रही है। और जो अधिकारियों की टीम यहाँ पर बनाई गई है वो अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे और 25 नवंबर तक वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि क्या ग्रामीण इलाकों में कैश को लेकर क्या हालात हैं, क्या किसानों को पर्याप्त कैश मिल पा रहा है या किसान पर्याप्त मात्रा में बीज की खरीद कर पा रहे हैं। ये तमाम रिपोर्ट 25 नवंबर तक वित्त मंत्रालय को सौंपी जाएगी। तो सरकार हरकत में, और सरकार चाहती है कि बुआई के सीज़न में किसानों को कोई दिक्कत ना आए। इससे पहले भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं कि जो किसान हैं पुराने नोट पर, पुराने 500 के नोट पर बीज खरीद पाएंगे सरकारी एजेंसियों के जरिए, 25,000 रुपये तक हफ्ते में निकाल पाएंगे बैंकों से। तो किसानों की समस्या पर सरकार की पूरी नज़र है और ऐसे में लगता है कि अगर सरकार को ठीक ठाक यहाँ पर फीडबैक मिलता है तो आगे हालात और बेहतर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा आपका, और इस पर बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर बुआई को लेकर आगे आने वाले समय में दिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कुछ और कमोडिटी की। सोयाबीन की बात कर लेते हैं। सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेज़ी का रुख यहाँ पर देखने को मिला है। सोयाबीन के ऊपर अरविंद आपका व्यू क्या होगा, क्या करना चाहिए? देखिए, पिछले 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन में जो थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से वो मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। और स्पेशली आज का बात करें तो मेरे ख्याल से 3070-3080 के आसपास बाई कर सकते हैं और 3150 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस जो है 3030 के नीचे मेंटेन करेंगे। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल प्रोडक्शन नंबर देखेंगे और जो जिस हिसाब से अभी अराइवल्स आ रहा है, मेरे ख्याल से मार्केट में थोड़ा सा ओवरऑल सप्लाई पर्सपेक्टिव में अगर देखा गया तो मेरे ख्याल से मार्केट ओवर सप्लाइड है। तो उसके चलते हुए ज़्यादा खास कुछ गेन देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन जिसको अगर इंट्राडे में काम करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स करके इंट्राडे में 50 से 60 रुपए का तेजी मान करके चल सकते हैं। ठीक है, मेंथा पर क्या व्यू है आपका अरविंद? मेंथा में क्या करना चाहिए? देखिए, जिस हिसाब से
प्रोडक्शन नंबर लास्ट ईयर का हुआ था और अभी जो स्टॉक्स नंबर्स देखने को मिल रहे हैं जो काफ़ी हद तक कम है, तो मुझे लगता है लास्ट 5 दिन में हमने मेंथाओल में काफ़ी रैली देखने को मिला था। अभी जाकर के थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स अभी भी करना चाहिए। 950 955 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाई करेंगे और 980 से लेकर के 1000 रुपीज़ जो लास्ट वीक का हाई देखने को मिला था वो एक टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस जो है 930 के नीचे मेंटेन करेंगे। तो कुल मिला के मेंथा में मुझे लगता है कि अभी भी बुलिश ट्रेंड है, तो बाय ऑन डिप्स करना बेटर स्ट्रैटेजी हो सकता है। ओके, ठीक है। तो तेज़ी है, करीब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9 रुपये से ज़्यादा मार्केट ऊपर है और 955 के स्तर पर बाइंग की कॉल दी गई है। 1000 का टारगेट होगा, 940 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से थोड़े से पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं। रिनिशा, क्या भी होगा आपका गोल्ड को लेकर, क्योंकि तेज़ी पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद इस हफ्ते मार्केट में तेज़ी आई है, लेकिन क्या ये तेज़ी आपको टिकाऊ लग रही है? क्योंकि दिसंबर की बैठक में माना यह जा रहा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। हाय मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। जो हमने कल से देखा है थोड़ा बहुत प्राइसेस में रिबाउंड आया है, ये काफ़ी सेलिंग के बाद एक कंसोलिडेशन फेस है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ये जो तेज़ी है बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है। एंड डॉलर इंडेक्स में हमने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा है, 101.40 के आसपास जो हाई बना के प्राइसेस में ऑलमोस्ट 1 पॉइंट जितना 100 बेसिस पॉइंट जितना डाउन साइड आया है। इस वजह से हम थोड़ी रिकवरी देख रहे हैं। बट मुझे लगता है जिस तरह से ETF में अभी भी काफ़ी रिडेम्पशंस हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। इनफैक्ट इंडिया में भी प्रीमियम्स काफ़ी बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन। सो आई थिंक थोड़ी बहुत यहाँ पे नरमी बनी रह सकती है। प्राइजेस इसी कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड करेंगे। इंट्राडे में मेरा व्यू रहेगा कि अगर 29,170 के नीचे गोल्ड की प्राइसेस सस्टेन करती है तो सेल करना चाहिए। ऑलमोस्ट 100 to 150 पॉइंट्स का डाउन साइड देख सकते हैं। एंड इनफैक्ट दोनों साइड प्ले कर सकते हैं। अप साइड में 300 का रेजिस्टेंस है। सिमिलरली सिल्वर में मुझे लग रहा है अगर 41,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है तो बाय करना चाहिए विद द टारगेट ऑफ 41,400। सो ओवरऑल मिक्स ट्रेंड रहेगा, कंसोलिडेशन फेज रहेगा। बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन रैलीज, या फिर लोज टूटते हैं तो सेल कीजिए एंड हाई ब्रेक होते हैं तो बाय कीजिए।